नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम, केबीएस, रीट, हरियाणा टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है, तो काफ़ी कम समय को आपको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल यहाँ पर आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न रखे हुए हैं हमने। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट मोस्टली सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपके सीटेट के सिलेबस पर आधारित रहेंगे। तो चलिए फिर हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आप साथ में कमेंट करते चलना है आपको। तो चलिए फिर सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन एक दूसरी बच्ची है जिसका नाम है रीमा, वो क्या है काफी समय लगाती है क्या है उसी चीज को सीखने में। तो कह रहा है कि ये विकास का कौन सा सिद्धांत है। पहला ऑप्शन दिया गया है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर अंतः व्यक्तिक संबंध। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी के साथ में यहाँ पर आपको कहता हूँ कि जो ये सिद्धांत है जो पूछा गया है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और निश्चित रूप से इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका आंसर लगाते हैं, फिर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हम सभी चीजों को यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि जो रीमा एक बच्ची है वो क्या करती है कि किसी अध्याय को पढ़ती है और बहुत जल्दी वो उस अध्याय को क्या कर लेती है, सीख लेती है। लेकिन जो दूसरी बच्ची है रीमा, उसी अध्याय को पढ़ते समय क्या है वो थोड़ा टाइम लगाती है सीखने में। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर विकास का कौन सा सिद्धांत होगा, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता। दूसरे के साथ में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा कि देखिए जो सीमा है उसकी जो अधगम शैली है वो क्या है, अलग है, लेकिन जो रीमा है उसकी क्या है, अधगम शैली वो भी अलग है। तो ये किसका लक्षण है, व्यक्तिगत विभिन्नता का लक्षण है। ठीक है, देखिए प्रकृति का नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति हैं वो आपस में समान नहीं हो सकते। ठीक है, चाहे वो कार्य करने का तरीका हो, बुद्धि हो, या व्यक्तित्व में हो। ठीक है, किसी भी प्रकार से देखिए व्यक्ति क्या है आपस में क्या है समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ देखिए अंतर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो अधगम शैली हो, शिक्षण शैली हो, चाहे वो आप एक टीचर को देख लीजिएगा, किसी के पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा, यदि आप किसी दूसरे शिक्षक से पढ़ेंगे तो उसके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पर दूसरे के साथ में बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं कहता हूं कि बिल्कुल निश्चित रूप से आपको व्यक्तिगत विभिन्नता से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहां पर एक बात और बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। तो चलिए फिर इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। बिल्कुल सीडीपी के आज इतने धांसू प्रश्न हमने रखे हुए हैं कि बिल्कुल देखिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल निश्चित रूप से आज का देखिए, बिल्कुल आप यहाँ पर बिल्कुल 10 से 15 निश्चित रूप से आपके 10 से 15 यहां पर आपके प्रश्न सही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम में होंगे। ठीक है, इसलिए होंगे क्योंकि देखिए जो आज का टॉपिक है बिल्कुल उससे क्या है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और मैंने यहाँ पर चुनिंदा बिल्कुल जितने भी यहाँ पर प्रश्न है वो रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि का सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप क्या है, एकाकी ना मानकर, केवल एक ना मानकर क्या है, बहुकार की माना है। तो इसमें बुद्धि का एक प्रकार कौन सा दिया गया है, कह रहा है कि कार्यकारी कौशल, सृजनात्मकता, संगीत, या फिर नैतिकता। तो देखिए यहां पर जो हार्वर्ड गार्डनर है कह रहा है कि देखिए इन्होंने बुद्धि का सिर्फ एक कारक नहीं बताया है, इनके द्वारा बुद्धि के बहु कारक बताए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं कि बहुत प्रकार की बुद्धि होती है। तो यहां पर पहले तो आपको याद रखना है कि पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर को बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। निश्चित रूप से यहां से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा हो सके तो। देखिए मैं यहां पर पहले आपको यहां पर सिद्धांत बताता हूं, एक एक चीज को इसको बताता हूं, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसको भी इसका आंसर आता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दे
कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है उनके द्वारा 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। ठीक है, कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं। तो देखिए जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसमें कितने 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं, जिसमें से देखिए सबसे पहली बुद्धि हो जाएगी गतिक बुद्धि। क्या हो जाएगी? गतिक बुद्धि। दूसरा जो प्रकार बताया गया है वो क्या है? तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि। इसके बाद तीसरा है स्थानीय बुद्धि। क्या है? स्थानिक बुद्धि। चौथा प्रकार है व्यक्तिक पर बुद्धि, जिसको बोलते हैं देखिए दूसरों की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिक पर बुद्धि। और एक होती है व्यक्तिक आत्म बुद्धि। ठीक है, खुद के आकलन की क्षमता जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्वयं को परखने की क्षमता क्या कहलाती है? व्यक्तिक आत्म बुद्धि। पर का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरों की परखने की क्षमता, आकलन की क्षमता। ठीक है, चलिए तो कितनी हो गई? यहां पर 5 हो गई। इसके बाद में एक क्या हो जाएगी? संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि। और जो यहां पर 7वां प्रकार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाषाई बुद्धि, जो आपको लेखक हो गए, कवि हो गए, इनमें आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहां पर जो एक प्रकार दिया गया है वो किसका दिया गया है? संगीत बुद्धि का दिया गया है। यहां पर देखिए तीसरा ऑप्शन पर गौर कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका संगीत बुद्धि हो जाएगा। देखिए जो कार्यकारी कौशल है वो भी नहीं है, सृजनात्मकता हो गया, नैतिकता हो गया। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो एक यहाँ पर प्रकार दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? संगीत बुद्धि दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है वो कितने प्रकार बताए गए हैं? 7 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से एक प्रकार संगीत बुद्धि का है। तो तीसरे के साथ में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है। चलिए, कह रहा है कि दिवा स्वप्नों में विचरण करने की आदत किस अवस्था में प्रबल होती है? ऑप्शन पहला कह रहा है कि बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या फिर शैशवावस्था में। बहुत धमाकेदार प्रश्न है, बिल्कुल एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते चलिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने बताया है कि आपको कि निश्चित रूप से आपको आज के टॉपिक से निश्चित आपके सीटेट एग्जाम है। देखिए जो सीटेट का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, चाहे वो देखिए प्याजी देख लीजिएगा, देखिए निश्चित रूप से एक प्रश्न बनेगा प्याजी से, और ज्यादा बन जाए तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन देखिए एक तो निश्चित 100% बनना है। देखिए बाइगोस्की हो गया, उससे भी बनेगा। हार्वर्ड गार्डनर हो गया, उससे भी बनता है। व्यक्तिक विभिन्नता हो गया, उससे भी निश्चित रूप से बनेगा प्रश्न। तो देखिए जितने भी यहाँ पर आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल देखिए एक एक प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते चलिएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल इसका कमेंट कीजिएगा, जिसको भी इसका आंसर आता है। बिल्कुल देखिए आता हो या नहीं आता हो, कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करते चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप सभी चीज़ों को यहीं पर समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि सभी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाती हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करते चलिएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों का बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर डालते चलना है आपको। चलिए तो देखिए जो दिवा स्वप्न होता है पहले इसको समझते हैं हम कि क्या होता है। तब तक आप कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा इसका। देखिए जो दिवा स्वप्न होता है क्या होता है? देखिए जो स्वप्न होता है पहले इसको समझिएगा। स्वप्न क्या होता है? रात में स्वप्न देखते हैं, सोते समय स्वप्न देखते हैं। लेकिन जो दिवा स्वप्न होता है, दिवा से समझिएगा एक प्रकार का जागते हुए क्या करना, स्वप्न देखना। जो इसमें बालक होता है वो क्या करता है कि बैठे बैठे सपने देखता है, फालतू की जो कल्पनाएं होती हैं वो क्या करता है, सोचता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, लेकिन करता कुछ नहीं, सिर्फ खाली क्या है। देखिए जो दिवा स्वप्न है इसको क्या बोलते हैं कि खुली आंखों से सपने देखना, जागते हुए सपने देखना। तो इसमें बालक करता कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, बैठे बैठे कर्म पर हाथ रख लेगा अपने को, क्या करेगा, बैठे बैठे सोचता रहेगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगा। ठीक है, असंभव कल्पना करता रहता है, ख्वाब देखता रहता है बैठे बैठे। तो देखिए इस प्रकार की आदत किस अवस्था में होती है यही आपको बताना है। तो देखिए आप दिवा स्वप्न समझ गए होंगे। तो देखिए ये अवस्था किसकी होती है? किशोरावस्था में ये आपको आदत देखने को मिलेगी कि जो दिवा स्वप्न है वो किस अवस्था की आदत है, तो वो है आपकी किशोरावस्था की। ठीक है, लेकिन दिवा स्वप्न देखिए एक और यहाँ से महत्वपूर्ण आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। जो दिवा स्वप्न है वो एक पुस्तक है, और जो कुप्पू स्वामी के द्वारा, कुप्पू स्वामी को याद रखिएगा, कुप्पू स्वामी के द्वारा इस पुस्तक का क्या है, लिखा गया है। तो पूछी गई प्रश्न है ये। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखना है कि यदि आपसे पूछता है कि दिवा स्वप्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कुप्पू स्वामी। ठीक है, चलिए अब देखिए बाल्यावस्था की बात करते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था की आदत यदि आपसे पूछता है तो देखिए गंदी अवस्था के रूप में इसको जानते हैं हम। क्या? गंदी अवस्था। बालक क्या है, पड़ोसी जो उसके मित्र होते हैं उसके साथ में खेलने लगता है। ठीक है, जब वो खेल खेलता है तो वो नहीं देखता है कि कितना गंदा हो रहा है, पूरे कपड़े गंदे कर कर आ जाएगा।
तो इसको क्या बोलते हैं, गंदी अवस्था, ठीक है, झूठ बोलने की अवस्था, झूठ बहुत ज्यादा बोलता है, बर्हिमुखी प्रवृत्ति की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए शैशवावस्था की बात करते हैं, तो देखिए शैशवावस्था को बोला जाता है सीखने की दृष्टि से आदर्श काल। जिज्ञासा आपको सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछता है कि किस अवस्था में देखने को मिलेगी, तो वो आपको शैशवा अवस्था में देखने को मिलेगी। अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी यदि आपसे पूछता है कि किस अवस्था में देखने को मिलती है, तो शैशवा अवस्था में देखने को मिलेगी, ठीक है। अनुकरण क्या, नकल करने की प्रवृत्ति, ठीक है। जैसे आपने बोला होगा कि कभी आप कोई चीज शब्द बोल रहे होंगे तो वो क्या करते हैं, बच्चे क्या हो उसको दोहराते रहते हैं, नकल करते रहते हैं वो आपके शब्दों को, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुकरण बोलते हैं। तो अनुकरण प्रवृत्ति किस अवस्था में, शैशव अवस्था को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आप हो सके तो नोट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आदत को प्रोत्साहन करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है हमारा, ये पढ़ने की, ठीक है, यहां पर क्या है, पढ़ने की आदत को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि पाठ की पुनरावृत्ति करना चाहिए, बार बार यहां पर कह रहा है कि पाठ को दोहराना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या फिर कह रहा है चौथा ऑप्शन निरंतर मौखिक अध्यापन कराना। तो यहां पर बिल्कुल कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए बालकों में विषय के प्रति जो आप पढ़ा रहे हैं उसको क्या है, कक्षा में जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है, रुचिपूर्ण बनाना है, ठीक है, ताकि बच्चा क्या है उसमें रुचि ले सके। तो कह रहा है कि इसके लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए एक शिक्षक को। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन करना चाहिए, या फिर दूसरा कह रहा है कि देखिए पाठ की क्या करना चाहिए, बार बार उसको क्या है, पाठों को पढ़वाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरे के साथ में सही आंसर चला जाएगा कि बालकों को देखिए जो भी कक्ष में पढ़ाया जा रहा है, जो भी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, उसको क्या है उसके परिवेश के साथ में, उसके जीवन के साथ में संबद्ध करके क्या है सभी चीजों को सिखाया जाए। तो पाठ को क्या है, बालक के व्यवहारिक जीवन, ठीक है, उसके साथ में संबद्ध करके उसके साथ में जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो यहां पर तीसरे के साथ में बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत धमाकेदार प्रश्न आज के होने वाले हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अंतर्मुखी बालक होता है, बताना है आपको कि किस प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला, दूसरा कह रहा है कि सभी के साथ मिलकर चलने वाला, तीसरा है एकांत में विश्वास रखने वाला, और चौथा ऑप्शन है समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला। तो यहां पर देखिए एक आपको मनोवैज्ञानिक बता रहा हूं मैं, युंग को याद रखिएगा। युंग के द्वारा देखिए व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है अंतर्मुखी बालक, दूसरा है बर्हिमुखी बालक, ठीक है, बर्हिमुखी प्रवृत्ति होगी जिसकी, और तीसरा है वो है उभयनिष्ठ प्रवृत्ति, ठीक है। तो देखिए यहां पर याद रखना है कि जो 3 प्रकार बताए गए हैं इसमें से एक है अंतर्मुखी बालक। तो आपको बताना है कि यहां पर एक अंतर्मुखी बालक का कौन सा गुण है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो अंतर्मुखी बालक होता है वो क्या है, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो बहिर्मुखी बालक होता है, बहिर्मुखी जिस बालक की प्रवृत्ति होती है, जिसका व्यक्तित्व होता है, वो किस प्रकार का होगा, एक तो सामाजिक बालक होगा, ठीक है, समाज के साथ में उसका क्या है बहुत अच्छा संपर्क रहता है, लोगों से उठना बैठना बोलना ये सभी, ठीक है। इसके अलावा जो अंतर्मुखी बालक है वो क्या है, सभी के साथ में मिलकर चलने वाला नहीं होता है। लेकिन जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति बालक होता है वो क्या होता है कि सभी के साथ में क्या है, समाज के साथ में तालमेल बैठा कर रहेगा। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। जिसको भी इसका आंसर आता है बिल्कुल कमेंट करे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दे। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना, दूसरा कह रहा है कि शिक्षक के इनपुट को प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन है कह रहा है कि खेलों का विशेष आयोजन करना, और जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कह रहा है कि विशेष समूहों से अध्यापकों को शामिल करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि कक्षा में विभिन्नता का क्या करना, सम्मान करना।
क्या है, ये एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा है वो होती क्या है, पहले आप इसको समझिएगा। बिल्कुल गारंटी है इस प्रश्न की, एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा आपके सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, ठीक है, सीडीपी पूछा जाता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप समावेशी शिक्षा से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में प्रश्न। तो अच्छे तरीके से समझिएगा इसको, हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समावेशी शिक्षा हेडिंग डालकर और उसके आगे नोट कर लीजिएगा। देखिए समावेशी शिक्षा है वो होता क्या है, इसको समझना है आपको। देखिए जब बालकों को क्या है, उसके चाहे वो जाति हो, लिंग हो, ठीक है, तो मतलब एक बिना भेदभावपूर्ण शिक्षा को क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं। जब बच्चों को क्या है कि समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो इसको क्या बोलेंगे, उनमें ना तो हम जाति के आधार पर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, सबको समान रूप से शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए बहुत आसान शब्दों में आपको मैंने बताया है। और यदि आप देखिए अच्छे तरीके से समझना है तो देखिए इस प्रकार से समझिएगा आप इसको कि देखिए जब क्या है सामान्य बालकों के साथ में, सामान्य बालकों के साथ में जब क्या है विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है एक ही कक्ष में बैठाकर, तो इसको बोलते हैं समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा बोलते हैं। देखिए जो विशिष्ट बालक हैं वो होते क्या है, पहले इसको समझिएगा। जैसे देखिए प्रतिभाशाली बालक हो गया, मंद बुद्धि बालक हो गया, दृष्टिहीन बालक हो गया, कोई विकलांग बालक है, कोई पिछड़ा हुआ बालक है। तो देखिए जब विशिष्ट, ये सभी जो मैंने आपको विशिष्ट बालकों के प्रकार बताए हैं, जब विशिष्ट बालकों के क्या है सामान्य बालकों के साथ साथ में एक ही कक्ष में क्या है शिक्षा उपलब्ध कराई जाए तो इसको क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं या समावेशी कक्षा बोलते हैं। चलिए इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में क्या है सोचते हैं तो यह निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर, और चौथा है यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो देखिए जो पियाजे हैं, पियाजे के द्वारा यहाँ पर देखिए बाल विकास की चार अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें से पहली है इंद्रिय जनित, दूसरा है पूर्व, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथी है वो क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पर देखिए जो कह रहा है कि जब शिशु क्या है अपनी आंख, कान और हाथ में क्या है संबंध में सोचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्तर बोलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रिय जनित स्तर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आप समझते चलिएगा। एक और यहाँ पर प्रश्न है, पियाजे से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त तथा वैज्ञानिक ढंग से क्या है सोचने की क्षमता विकसित कर लेता है। पहला ऑप्शन है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने जैसा कि आपको देखिए पिछले प्रश्न में बताया है मैंने आपको कि पियाजे के द्वारा बाल विकास की चार अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल एक एक अवस्था को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले संवेदी प्रेरक अवस्था है, जो जन्म से इसका जो समय माना जाता है वो क्या माना जाता है, अरे सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब, जन्म से 2 वर्ष इसका समय माना जाता है संवेदी अवस्था का। इसमें क्या है बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है, संवेदों पर क्या होता है आधारित होता है, ठीक है। हाथ, पैर, नाक, मुंह, मतलब इंद्रियों पर आधारित होता है, इसको क्या बोलते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं। इसके अलावा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। यदि आपसे पूछता है कि देखिए चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो याद रखना है आपको कि चिंतन का प्रारंभ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जिसकी अवधि कितनी मिलेगी आपको देखने को, 2 से 7 वर्ष मानी गई है, ठीक है, 2 से 7 वर्ष। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, चिंतन का प्रारंभ हो जाता है बालक में शुरू, इसको देखिए अवलियोमिता की अवस्था भी बोला जाता है। इसके अलावा आपको देखिए जीवता, जिसको क्या बोलते हैं, सजीवता का लक्षण देखने को मिलेगा। क्या सजीवता का लक्षण क्या है आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो क्या है गुड़िया वगैरह, जो प्लास्टिक की जो गुड़ियां आती हैं वो लिए रहते हैं, प्लास्टिक के डॉग वगैरह लिए हुए, ठीक है, रहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि आपके पास में आएंगे तो बोलेंगे पापा मेरी ये क्या है कुत्ता, आपको मेरा ये कुत्ता क्या है आपको काट लेगा, अपने पापा से बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो इसको जो कुत्ता है वो उसको क्या है सजीव देख रहे हैं,
उसको वो बच्चा मानने लगता है कि जो प्लास्टिक का वो जो गुड्डा है, गुड़िया है, कुत्ता है, उसमें क्या है, मानता है कि इसमें जीवन है। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें सजीवता का लक्षण उसको देखने को मिलेगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो इसका समय 7 से 11 वर्ष माना गया है पियाजे के द्वारा। और इनके द्वारा बताया गया है कि देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चा मूर्त रूप से इसमें चिंतन करने लगता है। ठीक है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चा क्या करता है, इसमें क्या होता है, संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है। बच्चे आरोही अवरोही क्रम को समझने लगते हैं। इसके अलावा वो क्या है, देखिए क्रम को समझने लगते हैं, अनुपात में अंतर को समझने लगते हैं। तो ये गुण आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को देखने को मिलेगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो पियाजे के द्वारा जो इसका समय निर्धारण किया गया है वो 11 से 15 वर्ष का समय माना गया है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखिए अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। ठीक है, मूर्त तार्किक चिंतन की बात करते हैं तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त रूप से चीजों के बारे में सोचना किस अवस्था का गुण माना गया है, तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कह रहा है कि बच्चों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का क्या करना चाहिए, सृजन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के अध्ययन परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। कह रहा है कि शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख होना चाहिए, या फिर बच्चे के प्रयासों का क्या करना चाहिए, अनुमोदन। तो यहाँ पर सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर बताइएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षकों के अनुसार क्या कार्य करना। यहाँ पर सत्य नहीं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वह समाधान जो समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए आवश्यक तत्वों का तो सही वर्णन करता है, परंतु क्या आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त विवरण नहीं देता है, तो उस समाधान को क्या कहते हैं। तो कमेंट कीजिएगा, सही आंसर बताइएगा। कह रहा है कि समस्या समाधान का स्वतः शोध, या फिर जिसको खोज का प्रकार बोलते हैं। दूसरा कह रहा है कि सामान्य समाधान बोलेंगे इसको, या फिर समस्या समाधान का कार्यात्मक प्रकार बोलेंगे, या फिर समस्या समाधान का एक विशिष्ट प्रकार बोलेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए ऑप्शन दूसरे के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, समस्या सामान्य समाधान बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का निहित अर्थ बताना है आपको क्या है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन के अवसर प्रदान कर उन्हें संज्ञानात्मक विकास में क्या है, बल डालना। दूसरा कह रहा है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तीसरा कह रहा है कि बालक की वास्तविक विकास स्तर तथा संभाव्य विकास स्तर मिलकर निकट विकास का क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसकी भाषा चिंतन का महत्व कोई स्थान नहीं रखता है। तो यहाँ पर बताना है कि वाइगोत्स्की के जो संज्ञानात्मक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत देखिए वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस सिद्धांत का यहाँ पर क्या अर्थ है, जो निहित अर्थ है वो बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर कई बच्चे यहाँ पर बिल्कुल दूसरे ऑप्शन के साथ में जा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला सही यहाँ पर हो जाएगा कि बालक के द्वारा वातावरण में क्या है, स्वतंत्र रूप से खोजबीन के अवसर प्रदान करता है और उनके संज्ञानात्मक विकास में क्या है, बल डालता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हम अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक और आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी पाठ्य पुस्तक, तो क्या करता है कि पुस्तक में से आर को ARE को क्या लिखता है, ERA लिखता है। तो वह बता रहा है कि किस विकार से यहाँ पर संबंधित है, किस विकार से क्या है, ग्रस्त है। कह रहा है कि डिस्फेजिया से, अफेजिया से, डिसलेक्सिया से, या फिर डिसग्राफिया से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बच्चा है वो क्या है, किताब पुस्तक पढ़ता है, उसमें क्या लिखा है, ARE लिखा है। क्या लिखा है, ARE। लेकिन जब वो लिखता है तो उसको क्या लिखता है, ERA। तो यहाँ पर देखिए जो लिखने संबंधी प्रॉब्लम है वो क्या है, जो यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, जो अक्षर दिए गए हैं, उनकी क्या करा है, यहाँ पर हेर फेर आगे पीछे कर देता है। तो देखिए जो लिखने संबंधित विकार है उसको क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया बोला जाता है।
देखिए मान लीजिए आप किसी बच्चे को बोलेंगे कि उसको बोलेंगे कि आप बच्चा कमल लिखो, क्या है कमल लिखिए, तो देखिए वो क्या करेगा, ये तो का बहुत बड़ा देगा, बहुत बड़ा बना देगा, इसके बाद में माँ बिल्कुल छोटा और ला बहुत बड़ा बना दे। तो देखिए जो लिखने संबंधी प्रॉब्लम है, या फिर क्या करेगा, का और माँ के बीच में बहुत ज्यादा अंतराल रख देगा, बहुत ज्यादा गैप कर देगा। तो देखिए जो लिखने संबंधित प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोला जाता है। ठीक है, शब्दों में क्या है वो, अक्षरों में क्या है, सॉरी शब्दों में नहीं अक्षरों में क्या है, तालमेल नहीं बैठा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया ऑप्शन चौथे के साथ में यह यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या बोलते हैं, पढ़ने संबंधित विकार। ठीक है, पढ़ने से संबंधित विकार को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण का यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य बताना है आपको, क्या है कि छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों से आलोचना लिखवाना, या फिर पाठ्यक्रम के अनुसार सूचना देना, परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना। तो यहाँ पर बता रहा है कि शिक्षण का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला, संगीत, मानसिक अंकगणितीय या कैलेंडर गणनाओं में क्या है अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिभा, यहाँ पर प्रतिभा होगा, प्रतिभा कहते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, प्रतिभा संपन्नता बोलते हैं, या फिर विद्वता का लक्षण बोलते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए डिसकैलकुलिया, बहुत से बच्चे यहाँ पर आंसर लगा रहे होंगे, तो डिसकैलकुलिया क्या होता है कि गणितीय संबंधी समस्याओं को क्या है, प्रॉब्लम होना, उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होना बच्चों को। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक कक्षा के शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय बताना है, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत कर देना, या फिर नवाचार का प्रयोग करना, विद्यालय आदर्शों का पाठ पढ़ाना। फोर्थ यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अच्छे भाषण देने से क्या है उसको प्रेरणा उसके अंदर आ जाएगी। चलिए अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परमार्जन क्या कहलाता है बताना है आपको, नवाचार कहलाता है, व्यक्तित्व अधिगम कहलाता है, या फिर सृजन। तो देखिए अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अधिगम बोला जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो परिभाषा यहाँ पर जो कथन दिया गया है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि किसके द्वारा दिया गया है, तो गेट्स को आप याद रखिएगा। गेट्स के द्वारा कहा गया है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिमार्जन को क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बहिर्मुखी बालक का लक्षण क्या है। देखिए हमने इसके पहले अंतर्मुखी बालक समझा था, इसके बाद क्या है बहिर्मुखी बालक। कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपने भावों को अपने तक सीमित रखना, तो ये किसका लक्षण है, अंतर्मुखी बालक का बताया था कि जो अपने भाव हैं, अपने विचार हैं, उनको क्या है दूसरों के साथ में शेयर नहीं करता है बालक, अपने तक ही सीमित रखता है, इसको क्या बोलते हैं अंतर्मुखी। दूसरा कह रहा है कि कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। तीसरा है एकांत में विश्वास रखना, ये भी क्या है अंतर्मुखी बालक का लक्षण है। इसके बाद कम बोलने वाला, जो अंतर्मुखी बालक है वो क्या है कम बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो बहिर्मुखी बालक क्या है वो ज्यादा बोलने वाला होगा, ठीक है, ज्यादातर एकांत में आपको देखने को नहीं मिलेगा, समाज के साथ में बहुत अच्छे से तालमेल बिठाकर चलता है वो बालक, तो उसका क्या है बहिर्मुखी बालक का लक्षण है। और देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो बाल्यावस्था है मुख्य रूप से आपको देखिए उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलेगा, लेकिन जो बाल्यावस्था है उसमें क्या है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का आपको विकास देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत जाना जाता है, पुनर्बलन का नियम, उत्प्रेरणा का नियम, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा देखिए पुनर्बलन का आपसे पूछता है कि देखिए पुनर्बलन का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो स्किनर के द्वारा पुनर्बलन का नियम दिया गया है। अंतर्दृष्टि की बात करते हैं तो देखिए कोहलर को याद रखिएगा, कोहलर जिसको क्या बोलते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी बोला जाता है। दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वो सभी प्रश्न हमने देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर किए हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो चलिए फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।